नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स से और लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही अगर आप लोगों ने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप और जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि जो सारी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स होती हैं, पिक्स होती हैं, वो आप लोगों को वहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आइए देखेंगे आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ये अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के स्पीच में ये आपका नाम लिया उन्होंने, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जो आपका सालार मसूद और राजा सुहेलदेव के बैटल के बारे में यहाँ पर न्यूज़ है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, इतिहास में रख सकते हैं इसको आप जीएस पेपर 1 में। उसके बाद फिर से अब चुनावी माहौल आ रहा है तो बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात की जाने लग गई है वापस से, ये देखेंगे हम लोग। पेपर 2 है और पेपर 1 में इस पे क्वेश्चन भी फ्रेम किया गया है एक बार, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, तो कैबिनेट ने अप्रूव की है एक ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड। किससे संदर्भित है ये आपका? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। सीधी बात है, क्रिमिनल मैटर्स में साथ मिलके एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके उनको क्या करना, रिजॉल्व करना, है ना। इससे जैसे आपकी टेरर फाइंडिंग है आपका, है ना, और क्रिमिनल जो आपके क्रिमिनल मैटर्स हैं उसको मल्टी डायमेंशनली आप बाइफरकेट करके उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, संदर्भित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। इस तरीके की एक संधि को मंजूरी दी है। ऐसा किसी भी तरीके की जो संधि होती है दो देशों के बीच में वो म्यूचुअल कॉपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसके बाद जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड आपका प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, एनटीपीसी का, ये देखेंगे हम। ये आपका थर्ड पेपर से रिलेटेड है। और उसके बाद लास्ट वन है आपका पार्कर सोलर प्रोब। ये सूर्य की बाहरी सतह कोरोना के जो है आपके कोरोना जिसको बोला जाता है, वो सूर्य की बाहरी सतह को भी कोरोना बोला जाता है। ये कोविड-19 के कारण कोरोना हमारा वहां दिमाग जाता है, तो ये नासा का है और ये जो है सूर्य की सतह के अध्ययन के लिए इसको भेजा गया था। तो पहला ऐसा कोई आपका ये है यान जो है जो आपका क्या सूर्य के बारे में जो है आपका वहां पर पहुंचकर जानकारी प्रेषित करेगा, इसलिए न्यूज में साइंस एंड टेक का टॉपिक है ये आपका। आइए सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि आज हमारा इंपॉर्टेंट डे कौन सा है। तो इंटरनेशनली देखा जाए तो आज इंटरनेशनल माइग्रेंट डे है और भारत के संदर्भ में माइनॉरिटी राइट्स डे के रूप में जाना जाता है 18 दिसंबर को। तो जो पहला टॉपिक है मैंने पहले ही बताया कि जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं। ये अभी इनॉग्रल इवेंट था काशी विश्वनाथ, जो चार धाम कॉरिडोर है आपका, धाम कॉरिडोर है ना, ये काशी विश्वनाथ वाला धाम कॉरिडोर है, ठीक है ना। जो आपका जैसे हम लोग चार धाम प्रोजेक्ट कॉरिडोर देख रहे थे, वैसे काशी विश्वनाथ से संदर्भित धाम कॉरिडोर है वाराणसी में। तो उसी का इनॉग्रल इवेंट था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेफर किया जो बैटल हुई थी सलार मसूद और राजा सुहेलदेव के बारे में। तो बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है, इसके बारे में जरा सी हमको बिल्कुल फैक्चुअल चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक तरीके का मिक्स है हिस्ट्री और मिथ का, ठीक है ना। जो स्टोरी है आपकी सलार मसूद की, ऑल्सो नोन एज गाजी मियाँ के रूप में भी उनको जाना जाता था, ठीक है ना। और जो सुहेलदेव है इनके बीच में जो आपका इनका जो इतिहास है ना, जो इनके बारे में किंवदंतियां हैं, तो वो इतिहास और मिथक का मिश्रण है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि गाजी मियाँ जो थे, ठीक है ना, इज बिलीव टू हैव एक्वायर्ड पॉपुलैरिटी एज अ वॉरियर। तो एक योद्धा के रूप में जो है उनको उस समय क्या थी, लोकप्रियता प्राप्त थी। 12वीं सेंचुरी की बात करें, ये आपके भतीजे थे किसके, जो आपके तुर्क इन्वेडर थे,
कौन? महमूद ऑफ गजनी, है ना, गजनी एक जगह का नाम है, तो महमूद ऑफ गजनवी जिसको बोला जा रहा है या गजनी बोला जाता है, तो उनके भतीजे बोला जाता था इनको। हुज इन्वेजन ऑफ इंडिया इज नोन एज द मोमेंट व्हेन इस्लाम इंटर्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो उन्हीं के आक्रमण, उसी के आक्रमण के बाद जो है इस्लाम का जो है प्रवेश होता है भारतीय उपमहाद्वीप में, फिर बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पर होता जाता है। अब यहाँ पर आगे की ओर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा जा रहा है कि दिलचस्प बात यह है कि जो इनका टॉम्ब है बहराइच उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, वो तीर्थ यात्रियों के लिए जो है एक विशेष महत्व रखता है ना, ये दोनों के लिए, ये मुस्लिम्स के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी। अब देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर जो है तालमेल, या आप म्यूचुअल जो है वहां पर टॉलरेंस भी देख सकते हैं, है ना, दोनों जो है वहां पर समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं और दोनों के संदर्भ में उसको तीर्थ स्थल के रूप में चिन्हित किया जाता है। मई में हर वर्ष जो है ड्यूरिंग द उर्स फेस्टिवल जो होता है बहराइच में, उसमें लाखों जो आपके डिवोटीज होते हैं वो वहां पर इकट्ठा होते हैं। कहां पर? गाजी मियां की दरगाह में, ठीक है ना, और इसमें अगर आप देखेंगे तो अधिकांशतः हिंदू होते हैं। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है आपका, है ना, सोशल हार्मनी के लिए। अब यहाँ पर जो आगे की ओर देखेंगे कि जो वर्शिपर्स हैं गाजी मियां के, उनका स्ट्रांग फेथ है उनकी मैजिकल पावर्स पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वन पॉपुलर अकाउंट यहाँ पे बोला जाता है कि वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एक्सपीरियंस, जिन्होंने पहली बार इनका चमत्कार देखा था, वो एक, है ना, जो आपके गाजी मियां के बारे में बात करें तो एक यादव वुमेन थी, ठीक है ना, जो उनकी प्रार्थना करती हैं और उसके बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, बच्चे की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा हुआ है। पीपल विथ लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं लोग, वो भी वहां जाते हैं जब यहाँ पर एनुअल फेयर होता है ना, वो सोचते हैं, मतलब उनकी आस्था है कि वहां से जो है उनको फायदा हो जाता है। सीकिंग क्योर, वाइल देयर आर अदर्स हु विजिट द दरगाह टू बी एक्सॉर्साइज्ड। हाँ, तो ये भूत प्रेत से संदर्भित चीजें हैं, है ना, ये पूरी तरीके से प्रूफ भी नहीं है। तो इस तरीके की मान्यताएं कई जगह देखी जाती, तो यहाँ के बारे में बताया जा रहा है। अब राजा सुहेल देव के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आपके एल्डेस्ट सन थे, जो आपके राजा थे भर कम्युनिटी के, भर समुदाय के, है ना, फ्रॉम विच एमर्ज्ड द पासी कम्युनिटी, जिससे पासी समुदाय का बाद में उद्भव होता है। ये आपका दलित कास्ट ग्रुप है ना, उसके संदर्भ में, मतलब दलित जाति समूह से संदर्भित है ना, इस रीजन के बारे में बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र से संदर्भित है और दलित जाति समूह। अब यहाँ पर पॉपुलर रूप से जो हिस्टोरिकल यहाँ पर चीजें बताई जाती हैं इनके बारे में, तो पॉपुलर हिस्ट्री ऑफ द रीजन आइडेंटिफाइज हिम बाय सेवरल नेम्स, कई नामों से जाना जाता है इनको। सुहल देव है, शक्कर देव है, शहर देव है, सुहिल देव है ना। और कंटेम्प्रेरी प्रिंट कल्चर, in contemporary print culture however he is referred to as राजा सुहेल देव। नॉर्मल सी जानकारी है। अब सलर मसूद और जो आपके सलार मसूद और जो राजा सुहेल देव है उनके बारे में बताया जा रहा है कि इनके बारे में जो बैटल वगैरह है, कई सारी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, तो हिस्ट्री और मिथ से भरा पड़ा है ये आपका। और जो रिकॉर्ड्स से यहाँ पर अभिलेखों के अनुसार, है ना, जो रिकॉर्ड्स बोला जाता है जिन्हें अभिलेख समझिए आप, तो उसके अनुसार जो बहराइच में है, तो इन द कोर्स ऑफ अ बैटल इन 1034 जो है आपका 1034 ईसा में, जब मसूद और लोकल किंग के, जिनका नाम सुहेल देव है, ठीक है ना, तो उनके बीच में युद्ध होता है, आमने सामने वो आपके आए थे। युद्ध के दौरान देखेंगे तो मसूद वॉज वाउंडेड बाय एन एरो एंड सक्कम्ड, ठीक है ना, तो उन्होंने, उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है, एक तीर से घायल भी हो जाते हैं मसूद युद्ध के दौरान। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, सिंस ही डाइड फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज एज अ वॉरियर, तो भाई वो युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु होती है तो उनको एक योद्धा के रूप में आज भी याद किया जाता है। ही बिकेम अ मार्टिर, शहीद के रूप में जाना गया फिर उनको, एंड अर्न द ऑनररी निकनेम गाजी मियां और मास्टर वॉरियर फॉर फेथ। तो देख लीजिएगा इसको, और यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है ना, नोट वगैरह पर जो है दिखाया जा रहा है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ठीक है, तो ये स्पेशल स्टेटस की फिर मांग की जा रही नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है ना। 15 साल पुरानी डिमांड है लगभग, मतलब जैसे ही चुनाव आता है इस तरीके की मांगे और बढ़ जाती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट को जो है उस वैसा दर्जा दिया जाए। जब ऐसा हो जाता है तो वहां पर सेंट्रल का जो असिस्टेंस होता है, जैसे हिली एरियाज में कुछ हिमालयन जो आपके स्टेट्स हैं, है ना, जेएनके हो गया, है ना, नॉर्थ ईस्ट का सारे के सारे 8 राज्यों को ले लीजिए, तो यहाँ पर विशेष दर्जा अगर किसी राज्य को प्राप्त होता है तो वहां पर जैसे कोई योजना है, अब फंड वगैरह वहां जाना है तो 90:10 का रेशो होता है, आप लोग देखते होंगे ना, वही चीज है। अब यहाँ पर की पॉइंट क्या है, तो की पॉइंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वही चीजें, एक तो पहले कि चुनाव के पहले, ये कोई की पॉइंट नहीं है कि चुनाव के पहले लगातार और भी मांगे बढ़ जाती है। अब हमको यहाँ जानने की जरूरत ये है
पॉलिटी का ये आपका इशू है, ठीक है, कि विशेष जो श्रेणी के राज्यों की मांग लगातार बढ़ती क्यों जा रही है और वो होता क्या है। सबसे पहली चीज, स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करेंगे तो यहां पर सेंटर और स्टेट फंडिंग जो होती है, जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर होती है स्कीम, ठीक है, और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दोनों में क्या फर्क है बताइएगा जरा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो इसमें फंडिंग का रेशो होता है, तो जैसे हिली एरियाज हैं, स्पेशल स्टेटस वाले हैं, तो उसमें 90:10 रहता है, ठीक है ना, मच मोर फेवरेबल देन द 60:40 एंड 80:20 स्प्लिट्स इन अदर नॉन जो आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं। तो सीधी बात है फंडिंग इनको ज्यादा मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है ना, कि जब दो राज्य हैं तो उनके बीच में असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल सरकमस्टेंसेस में ऐसे प्रावधानों को वहां पर क्रियान्वित किया जा सकता है, ठीक। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्या है पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे पहला, रेंज ऑफ रीजंस में क्या क्या दिया गया, पहला हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस, मतलब ऐतिहासिक रूप से अगर कोई राज्य जो है वो विकास की मुख्य धारा से बाहर हो, वहां पर जनजाति पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो, इस तरीके की चीजों को, तो एक तो ऐतिहासिक रूप से वो डिसएडवांटेज उसको मिला हो, है ना, वैसी चीज। दूसरा, डिफिकल्ट और हिली टेरेन, मतलब वहां पर जो उच्चावच है, ठीक है, जो वहां पर कैसा है, वहां पर पहाड़ी इलाका है ना, दुर्गम क्षेत्र है, तो उससे क्या होगा, नेचर ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम होगी, लो डेंसिटी होगी वहां पर, ठीक है ना, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है लार्ज शेयर होगा ट्राइबल्स का। उसके बाद स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जैसे रणनीतिक महत्व, अब अंतरराष्ट्रीय वहां पर क्या है, बॉर्डर है, या फिर वहां पर आप देखेंगे कि जैसे पोरस बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट में, आप देखेंगे है ना, जब नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो पोरस बॉर्डर है, तो पोरस बॉर्डर में क्या होता है भैया, जो आपके वहां से आतंकवाद का भी पोषण होता है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, तो वो हमारे लिए सुरक्षा का मुद्दा हो जाता है, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग द बॉर्डर, उसके बाद इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस की भी बात कर रहे हैं, है ना, एटसेट्रा। तो ये रीजनिंग है, इन आधारों पर जो है मांगा जा सकता है, ठीक है ना, इन आधारों पर। ये नहीं कि हर राज्य जो है लगातार 90 के बाद देखेंगे तो कई जगह जो ऐसी मांगे होती रहती हैं। द सेंटर हैज ओवर द डिकेड्स एक्सटेंडेड स्पेशल असिस्टेंस टू सम स्टेट्स, विगत दशकों में जो है कई कारणों से जो है कुछ राज्यों को विशेष सहायता प्रदान की गई है। अब ये जो है आपका गाडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। गाडगिल फॉर्मूला, एक गाडगिल रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट वो अलग है, ESZ इको सेंसिटिव जोन वगैरह से रिलेटेड है ना। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कस्तूरी रंगन कमेटी और गाडगिल कमेटी जो बनी थी वो क्या इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से रिलेटेड थी, किस तरीके का कैटेगराइजेशन वहां पर किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि 1969 के बाद अ बॉडी कॉल्ड द NDC, जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते थे, विच यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द नाउ डिफंक्शन, है ना, डिफंक्शन लिखा गया है, निष्क्रिय कर दिया गया, दरअसल उसको डिफंक्ट लिखा गया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो जैसे ही योजना आयोग का एक ये हिस्सा थी, है ना, तो अब वो भी निष्क्रिय हो गया क्योंकि योजना आयोग का खुद ही अस्तित्व खत्म हो गया, तो NDC भी जो है खत्म हो गया। वो पहले क्या करता था, ठीक है, उसने रिकमेंडेशन दिया था कि 11 राज्यों, जिसमें से 8 तो आपके क्या हो गए, नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए 8 राज्य, ठीक है ना, 7 सिस्टर्स प्लस कौन सा बताइएगा, 8 राज्यों में कौन कौन सा आएगा, 7 सिस्टर में कौन से आते हैं और +1 में किसको ऐड किया जाता है ना, कौन सा राज्य, ये जरूर बताइएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसके बाद जो 3 आपके हिमालयन स्टेट्स है, उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, तो इनको बोला गया था कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए, है ना। उन्हीं के आधार पर जो है सिफारिश भी किया करता था वो NDC वगैरह, और उसको इंप्लीमेंट भी किया जाता था। अब यहाँ पर जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक बार देख जाइएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया जब से 14th जो फाइनेंस कमीशन था। अब ये 14th फाइनेंस कमीशन जो है वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, ये बताइएगा। बनाया जाता है आर्टिकल 280 में, राष्ट्रपति जी जो है बनाते हैं, तो ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था और कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था, ये बताइएगा। तो जब से 14वां जो आपका फाइनेंस कमीशन 2015 में जब उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया, तो जो ये आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, इसका कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली डिसअपेयर्ड, वहीं से अचानक रूप से प्रभावी रूप से गायब हो गया। ये नीति आयोग ने अब क्या ले ली कि भैया जो आपका योजना आयोग था उसकी जगह ले ली, बिल्कुल ठीक बात है। अब फंडिंग वंडिंग डिस्बर्स करने का काम नीति आयोग नहीं करता, ये एक तरीके से का थिंक टैंक है। पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग कर ली, राष्ट्रीय विकास परिषद ने वहां पर रिकमेंडेशन दे दी, तो उसी तरीके से डिस्बर्स वगैरह भी किया जाता था फंड का।
तो यहां पर फंड एलोकेट करने के लिए कोई भी पावर जो है वो यहां पर नहीं है, किसको? नीति आयोग को। और इसीलिए केंद्र में जो भी आपकी सत्तारूढ़ दल होती है, अगर वो योजना पैनल के माध्यम से राज्यों को विशेष लाभ देने का सोचे भी, तो अब उसके पास ये जो है पावर नहीं है। ठीक है ना, ये बताया जा रहा है, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि वाई इज ही डिमांडिंग फॉर दिस स्टेटस, तो भैया क्यों मांग रहे हैं? ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री जो है वो एक तो नीति आयोग की जो अभी नई रिपोर्ट आई है और उसमें बिहार को जो है बॉटम स्टेट्स के रैंकिंग में जो है आपको निचला स्थान प्राप्त हुआ है। किस बिहाफ पे? तो ग्रोथ रेट एक तो पहला, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस में क्या होता है बताइए? शिक्षा किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड की जा रही, उस शिक्षा से क्या स्किल डेवलपमेंट हुआ, उसके भी पहले हेल्थ और एजुकेशन के दोनों पार्ट आप ले लीजिए उसमें। ठीक है ना, हेल्थ और एजुकेशन के दोनों पार्ट, कि भैया कितने लोग साक्षर है। फिर साक्षर है तो केवल लिखना जानते हैं कि उनको रोजगार भी मिल रहा है, स्किल डेवलपमेंट। हेल्थ में IMR हो गया आपका, है ना, MMR हो गया आपका, है ना, इस तरीके की सारी चीजें इंडिकेटर्स को देखा जाता है। तो इन आधारों पर जो आपकी रैंकिंग है बिहार की, वो निचले स्थान पर है। और उन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट वाज डूइंग इट्स बेस्ट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट। तो ये फिर वही बात हो गई कि सारे राज्य ये बोलते हैं कि भैया केंद्र के द्वारा जो है वो संसाधन नहीं दिए जा रहे, तो आपके पास संसाधन नहीं है, आप उनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के पास सीमित संसाधनों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही। तो इनका कहना यह है कि बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है बिहार, है ना, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। चलिए ठीक बात है, उनके स्टेटमेंट को मान लेते हैं, आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर कुछ रीजनिंग है यहाँ पर दिया जा रहा है ना, डेटा वगैरह, तो आपके स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये बिहार के लिए। तो आप इसको नोट डाउन करके, अगर आपका होम स्टेट है या आप अपेयर हो रहे हैं तो आप इसको रख सकते हैं अपने पास। कि जैसे यहाँ पर कंपैरिजन बता रहे हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय भारत की, तो 1,34,432 रुपए है, और इसका आप देखेंगे बिहार का तो 50,735 है। तो कंपैरिजन के लिए देखिए कितना ज्यादा कम है। उसके अनुसार जो नीति आयोग की रिपोर्ट है इसमें यह बताया गया है कि जो बिहार है उसकी 51.91 अप्रोक्सीमेटली 52% जो पॉपुलेशन है स्टेट की, वो आपकी क्या है, देश में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला ये आपका डेटा है। कौन है? बिहार में। ठीक है ना, लाइक बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिहार इज ऑल्सो डूइंग बैडली इन टर्म्स ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स। अब देखिए स्कूल ड्रॉप आउट्स जो है वहां पर ज्यादा है, चाइल्ड माल नरिशमेंट ज्यादा है, स्टंटिंग वेस्टिंग वगैरह सुनते होंगे आप लोग, मैटरनल हेल्थ और इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब इन सारे ग्राउंड्स पे आपका अगर खराब है प्रदर्शन, तो फिर आप क्रिटिसाइज करते रहिए कि भैया हमको संसाधन नहीं मिल रहा, जो है उसका कितना इष्टतम आप दोहन कर रहे हैं। IMR और MMR की स्थिति आज तक खराब है। हाँ, क्यों है? चलिए कोई बात नहीं, ये आपका डिस्कशन का, डिबेट का मुद्दा है। कभी हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने और वहां पर आंसर को लिखना है, फ्रेम करना है, दैट्स इट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, इसमें ये पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है, पेपर सेकंड में रख सकते हैं आप इसको। कैबिनेट ने अप्रूव किया है ट्रीटी, मैंने पहले ही बताया आपको, कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने, और जो पोलैंड है ना, दोनों रिपब्लिक्स के बीच में आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी से संबंधित संधि को मंजूरी दी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो सीधी बात है, इनहेंस करना है यहाँ पर कैपेबिलिटी और इफेक्टिवनेस। किस संदर्भ में? दोनों देशों के संदर्भ में, इन्वेस्टिगेशन में, प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स में, इसमें जो है उस तरीके के क्राइम भी रिलेटेड है जो टेररिज्म से संदर्भित है, थ्रू म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। यही कीवर्ड है, पूरा आर्टिकल यहीं पे घूमेगा आपका, ये वर्ड है आपका बस। ठीक है, इसके बाद अब की पॉइंट्स देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो आपका नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है ना, एंड द सेंट्रल अथॉरिटी, किस लिए? देखने के लिए और उपलब्ध कराने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल लॉ मैटर्स। बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो कब यहाँ पर इंटर होता है ये बताया जा रहा है, कब इन्वॉल्व होता है। तो जब भी उस तरीके का कोई प्रावधान हो, ठीक है ना, प्रोसेस हो, व्हेन सच रिक्वेस्ट आर रूटेड थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल। तो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक संदर्भों से अगर वहां पर उसको गुजरना है तो वहां पर जो है एक्सटर्नल जो हमारी मिनिस्ट्री है वो आ जाएगी।
ठीक बात है। अब इसके लाभ क्या 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 होंगे, अब रटने की जरूरत नहीं, खुद ही सोचिए ना कि अगर दोनों देशों के बीच में इस तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्या होगा, वहां पर प्रभाव उत्पादकता बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, है ना। दोनों कंट्रीज के संदर्भ में जैसे कोई अन्वेषण करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, वहां पर किसी क्राइम का जो प्रोसिक्यूशन हुआ है ना, जो आपका अभियोजन से संदर्भित है, तो अगर वहां पर हम कॉपरेट करेंगे, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस करेंगे क्रिमिनल मैटर्स में, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी दोनों देशों के लिए। ठीक बात है, तो ये लाभ होगा। दूसरा, जो आपका ट्रांस नेशनल क्राइम है, ठीक है ना, आतंकवाद से भी इसको आप जो है लिंक कर सकते हैं, लिखा ही हुआ है कि इट्स लिंकेजेस टू टेररिज्म। तो अब जब हम सारी सूचनाओं को वहां पर एक दूसरे से साझा करेंगे, साथ मिलकर जो है इस तरीके के संदर्भ को जो है सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, जब दो देशों के बीच क्या होगा, वहां पर आपका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा इस संदर्भ में। तो जो प्रपोज ट्रीटी है आपकी, वो प्रोवाइड कर रही है ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क। अब लीगल वर्ड आ गया, ठीक है ना, सीधी बात है, वैधानिक फ्रेमवर्क देगी। क्यों? क्योंकि द्विपक्षीय यहां पर सहकारिता है ना, पोलैंड के साथ। इसके संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया क्राइम का, एज वेल एज इन ट्रेसिंग में भी, रिस्ट्रेन करने के लिए, कन्फिस्केशन के लिए ऑफ प्रोसीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्राइम, एज वेल एज द फंड्स मीन टू फाइनेंस टेररिस्ट एक्ट्स। सीधी बात है, सारे आप मुद्दे वही हैं, सिर्फ देश का नाम बदल गया। अब समझिए, मान लीजिए आतंकवाद है, अब आतंकवादियों का वित्त पोषण, टेरर फाइनेंसिंग कैसे होती है ना, तो उसके बारे में पता लगाना, उनको रोकना, और उनको वहां पर क्या करना, दांडिक प्रावधान करना, उनको जब्त करना। तो इस संदर्भों में दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो द्विपक्षीय समूह के सहयोग के साथ यहां पर जो है इसको एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान किया जाएगा इस संधि के माध्यम से। इसके साइन करने के बाद और उसके बाद रेटिफिकेशन, देखिए साइन करने के बाद रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यही सोवरेनिटी कहलाती है कि भैया कोई आपने ट्रीटी कर ली, उसके बाद जो उस संदर्भित देश की जो संसद है, जब तक उसको रेटिफाई नहीं करेगी तब तक उसको जो है एक्टिवेट नहीं माना जाता, बोला नहीं जाता कि ये आपकी इंप्लीमेंट हो गई है, ठीक है ना। ट्रीटी की बात करें तो जब ये साइन हो जाएगी, रेटिफाई हो जाएगी, तो ये किस तरीके से, पुष्टि के बाद सीआरपीसी का जो हमारा 1973 का प्रावधान है, उसके अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना जारी किया जाएगा, ताकि फिर भारत में भी इसको क्या किया जाए, इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। नॉर्मल सा पॉइंट है। अब जो गैजेट नोटिफिकेशन है, ये एक्सेसिबल होता है जनरल पब्लिक के लिए आउटसाइड द गवर्नमेंट डोमेन, एंड इट विल प्रोवाइड इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड इन द फील्ड ऑफ, फिर वही बात है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। अब इस पॉइंट को आप चाहे देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कोई भी जब लॉ वगैरह बनता है ना, तो वो विचार करने के लिए पब्लिक तक जाता है ना, किस माध्यम से जाएगा, न्यूज़पेपर है ना, वेबसाइट्स है, और भी जो आपके अभिव्यक्ति के जो माध्यम है, मीडिया वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो कितने लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी ताकत है, कोई कानून लाना है, अब उसमें जनता से भी बात की जा रही है। इसीलिए बोलते हैं कि डिग्री ऑफ अवेयरनेस जो है सोसाइटी में अगर ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा एम्पावर्ड होगी डेमोक्रेसी वहां पर, ठीक है, डेमोक्रेसी वहां पर उतनी ही ज्यादा एम्पावर्ड होगी, ठीक है। अब यहां पर जो है ये अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रभाव उत्पादकता, इफेक्टिवनेस जो है इंडिया की इस संदर्भ में बढ़ जाएगी। जैसे टैकलिंग करना है कोई भी मैटर्स जो क्रिमिनल्स एक्टिविटीज से रिलेटेड है ना, पोलैंड को वहां पर साथ में संपृक्त रखते हुए, है ना, साथ में उसको रखते हुए, वंस इन ऑपरेशन, जब यह आपका क्रियान्वित हो जाएगा, द ट्रीटी विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन गेनिंग बेटर इनपुट्स एंड इनसाइट्स इन द मोडस ऑपरेंडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट। ऑर्गेनाइज्ड संगठित अपराध है, आतंकवादी, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या भी है, ठीक है ना। तो ये जो है उसके बारे में जो है निपटने में दोनों देशों को सहायता मिलेगी। दीज इन टर्न कैन बी यूज्ड टू फाइन ट्यून पॉलिसी डिसीजंस इन द फील्ड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक बात है, नीतिगत निर्णयों को और बेहतर बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, वहां भी ये अपना पॉजिटिव इंपैक्ट ही डालेगी, और उससे आंतरिक सुरक्षा भी जो होंगे हमारे मुद्दे, उसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे, उसका भी उपयोग कर पाएंगे। ठीक बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि ये MLAT जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, ये होती क्या है, तो एक तरीके का एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक देशों के बीच में। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो जानकारी इकट्ठा करना, गैदरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इन एन एफर्ट टू इन्फोर्स पब्लिक और क्रिमिनल लॉज। सीधी बात है। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो आपका MLAT है, जो लीगल असिस्टेंस है, वो रिक्वेस्ट है, इज कॉमनली यूज्ड टू फॉर्मली इंटरोगेट अ सस्पेक्ट इन अ क्रिमिनल केस व्हेन द सस्पेक्ट रेसाइड्स इन अ फॉरेन कंट्री। तो विदेशी
देश में या विदेशी क्षेत्र में जब कोई संदिग्ध व्यक्ति रह रहा हो तो उससे पूछताछ करने के लिए, है ना, और आपराधिक मामलों से संदर्भित जो विषय है उसमें चर्चा करने के लिए वहां पर जो है औपचारिक रूप से पूछताछ करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसमें दोनों देशों के बीच जब तक कॉपरेशन नहीं होगा तो कैसे होगा ये आपका। अब देख लीजिए, आप विजय माल्या को ले लो आप एग्जाम्पल में, है ना, अभी तक हुआ ही क्या। अब यहाँ से कोई समस्या होती है तो लोग पता चला कि वहाँ के इंडिया की सिटीजनशिप ही छोड़ दिए, तो भैया सिटीजनशिप इसीलिए छोड़े कि यहाँ से बचे रहेंगे हम, और अल्टीमेटली आज तक हुआ क्या उनका। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट जो है वो हमारा जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल कंटेक्चुअल है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट है, एनटीपीसी ने जो है अभी इसकी शुरुआत की है विशाखापट्टनम के पास, एक जगह है आपकी सिम्हाद्री, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो किस पर बेस्ड है आपका, हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, तो पहला आपका भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है, किसके द्वारा किया जा रहा है, एनटीपीसी। कौन सी जगह है आपकी, विशाखापट्टनम सिम्हाद्री, ये तो कंटेक्चुअल पार्ट हो गया। अब ये बताया जा रहा है कि इट वुड बी अ precursor to large scale hydrogen energy storage projects and would be useful for studying and deploying multiple microgrids in various off grid and strategic locations of the country। ठीक बात है। अब ये आपकी इसकी अग्रणी भूमिका होगी। पहली चीज, ये देश के जो और भी आपके ऑफ ग्रिड और इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहां पर माइक्रो ग्रिड की स्थापना और अध्ययन के लिए ये आपकी उपयोगी साबित होगी। बिल्कुल ठीक बात है। हाइड्रोजन जो है आपका would be produced using the advanced जो आपका 240 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर है, इसके द्वारा वहां पर उसका उत्पादन किया जाएगा बाय टेकिंग इनपुट पावर फ्रॉम द नियर बाय जो भी फ्लोटिंग आपका सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे, है ना, फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट की, ठीक है ना। अब सोलर जो टॉप रूफ प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एनटीपीसी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये पीएसयू है, 1975 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है ना, और ये पीएसयू तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी ओनर है, ठीक है। अब इसकी सब्सिडारी वगैरह बताया जा रहा है, तो आप देख जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी ड्यूरिंग सनशाइन आवर्स वुड बी स्टोर्ड, उसको जो है संरक्षित किया जाएगा, जो उसका स्टोरेज किया जाएगा हाई प्रेशर पे, एट हाई प्रेशर, एंड वुड बी इलेक्ट्रीफाइड, है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए उसके यूज किया जाएगा 50 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, है ना। फ्यूल सेल के बारे में बताइएगा, इसके बारे में यूपीएससी ने कई बार जो है क्वेश्चन भी पूछा है प्रीलिम्स में, क्या होता है ये फ्यूल सेल। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि द सिस्टम वुड वर्क इन स्टैंड अलोन मोड, है ना, याद रखिएगा, ये स्टैंड अलोन मोड पे काम करेगा फ्रॉम 5 PM इन द इवनिंग टू 7 AM इन द मॉर्निंग। अब इसकी महत्व बताया जा रहा है, तो एक तो ये यूनिक प्रोजेक्ट है इस तरीके का अपना, है ना, जो डिजाइन किया गया है इन हाउस बाय एनटीपीसी, ठीक बात है। और आपका यूनिक प्रोजेक्ट किस लिए, ये इंडिया के लिए बिल्कुल यूनिक है, मतलब अद्वितीय है। एक तो इसको अब सीधा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ग्रीन जो आपका एस्पेक्ट है उस पे जोड़ के फिर पेरिस क्लाइमेट, फिर आईएनडीसी, सारी चीजों से ये आपका जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि ये आपका ऐसे द्वार को, ऐसे मतलब डोर को ओपन करेगा फॉर डिस्कार्बोनाइजिंग द फार ऑफ रीजन्स ऑफ द कंट्री लाइक लद्दाख, JNK एटसेट्रा। तो देश के जो दूर दराज के क्षेत्र है जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, जो अभी तक जो है डीजल, है ना, जनरेटर पर निर्भर है ना, तो उनको भी जो है डीकार्बोनाइज करने का जो है मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी आपके डीजल जनरेटर्स पर डिपेंडेंट है, तो सीधी बात है उनको एक्सेस होगी एनर्जी की। उसके बाद वहां पर जो डेवलपमेंट होगा वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, क्यों, क्योंकि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं हम, वहां पर ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा, है ना, सारी चीजें कनेक्ट होंगी। द प्रोजेक्ट इज इन लाइन विद द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2070 2070 तक एंड मेकिंग लद्दाख कार्बन न्यूट्रल टेरिटरी। तो ठीक बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल बनेंगे हम, और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है, तो ये महत्व बताया जा रहा है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताया जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, तो पूरी तरीके से पहली चीज तो ये है कि ये आपकी जो बनाई जाती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है ना, एक तरीके का ऐसा हाइड्रोजन है जो जनरेट किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी से। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन का जो एक महत्व यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कम कार्बन एमिशन है जो आपका ग्रे हाइड्रोजन है उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस एंड रिप्रेजेंट 95% ऑफ द मार्केट।
ठीक है ना, ये पॉइंट है, देख लीजिएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल है। इसके बाद जो ग्रीन हाइड्रोजन है प्रोड्यूस किया जाता है स्प्लिट करके वाटर को, है ना, स्प्लिटिंग वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम लो कार्बन सोर्सेज, है ना, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द मेन फैक्टर बिहाइंड द लो यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो हरित हाइड्रोजन के कम उपयोग के पीछे जो है सबसे बड़ा कारण यह कि यहाँ पर जो है आपका इनपुट बहुत ज्यादा होता है, लागत का एक जो है वो बता रहे हैं एंगल। अब यहाँ पर उपयोग क्या है इसका, तो इसका उपयोग जो है हाइड्रोजन ऑफर्स द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू डीकार्बोनाइज सेक्टर लाइक स्टील है आपका, सीमेंट है, हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट है, तो इनको डीकार्बोनाइज करने में जो है ये आपकी क्या करेगा, उनकी क्षमता को बढ़ाएगा। अब इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम, और जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो रिलेटेड है यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पार्कर सोलर प्रोब से रिलेटेड है ना, नासा का है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप, तो यहाँ पर कंटेक्स्ट ये है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कोई स्पेस क्राफ्ट है जिसने टच किया है सन को, ठीक है। तो की पॉइंट ये है कि जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब है इसको क्यों भेजा गया था, तो भैया जो सूर्य की जो आपका एक्सो मतलब जो आपका बाह्य सतह है ना, सूर्य के ऊपरी जो वायुमंडल जो कोरोना जिसको बोला जाता है, वहां पर जो है मौजूद कण और जो चुंबकीय क्षेत्र वहां से ये आपका गुजरा, पहली बात। और उसी सूर्य के बाहरी सतह के अध्ययन के लिए इसको भेजा गया था 2018 में। अब यहां पर जो है बताया जा रहा है महत्व क्या है, तो पहला तो माइलस्टोन यही हो गया कि पार्कर सोलर प्रोब जो है आपका, है ना, पहली बार कोई जो स्पेस क्राफ्ट है उसने सूर्य की सतह को छुआ, पहली चीज। दूसरी चीज कि न्यू माइलस्टोन मार्क्स वन मेजर स्टेप फॉर पार्कर सोलर प्रोब एंड वन जाइंट लीप फॉर सोलर साइंस, ठीक बात है, नॉर्मल सी चीज है। दूसरा ये कि ये जब जैसे मान लीजिए चंद्रमा पे कोई यान उतरा, तो साइंटिस्ट जो है चंद्रमा की सतह को, वहां वायुमंडल को, क्या वहां जीवन है, वहां किस तरीके के जो वायुमंडल का संगठन है, वहां पानी है कि नहीं, वहां मिनरल कैसे हैं, वहां जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, जीवन वहां पर जो है क्या कभी था या नहीं था, इस तरीके की जितनी मिस्ट्रीज होती है, क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर वहां से मिल पाता है। उसी तरीके से आप इसको सन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, मंगल भी उसी तरीके से। तो सारे ग्रहों को जो है इसीलिए हम क्या करते हैं वहां पर अध्ययन करने के लिए इस तरीके के मिशन को वहां पर भेजा जाता है, ठीक है ना। अब सूर्य तो हमारे पूरे वायुमंडल का कोर पार्ट हो गया ना भैया, सबको एनर्जी तो वही सूर्य देव प्रदान कर रहे हैं। तो जस्ट एस लैंडिंग वही बताया जा रहा है ऑन द मून अलाउड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वाज फॉर्म, टचिंग द वेरी स्टफ एंड टचिंग द वेरी स्टफ द सन इज मेड ऑफ विल हेल्प साइंटिस्ट अनकवर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर क्लोजेस्ट स्टार एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द सोलर सिस्टम। इतने बड़े पैराग्राफ में सिर्फ वो ये बताना चाह रहे हैं, यही लिखने की कला होती है कि भैया सूर्य के बारे में और सौर मंडल पर जो है इसका किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने में मदद मिलेगी, और ये भी जानने में आएगा हमको कि सूर्य बना किस चीज से है, ठीक है ना। तो आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, देख जाइएगा आप लोग, और पार्कर सोलर प्रोब के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट बताया जा रहा है कि सन के एटमॉस्फेयर के बारे में, तो अनलाइक अर्थ द सन डजंट हैव अ सॉलिड सरफेस। पहली चीज कि सन में जो है, सूरज में कोई सॉलिड सरफेस नहीं है जैसा कि पृथ्वी पर है, बट इट डज हैव अ सुपर हीटेड एटमॉस्फेयर, ठीक बात है, तभी तो उनकी रोशनी यहां तक आ रही। मेड ऑफ सोलर मटेरियल बाउंड टू द सन बाय ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, है ना, तो चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण, इसके द्वारा जो है वो सूर्य से बंधी हुई सौर सामग्री से बना होता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब एज राइजिंग हीट एंड प्रेशर पुश दैट मटेरियल अवे फ्रॉम द सन, तो भैया जो वहां पर हीट, जो राइजिंग हीट है, प्रेशर है, वो पुश करती है उन मटेरियल को, है ना, सन से दूर जाने के लिए, दूर धकेलते हैं। फिर जब ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है, इट रीच अ पॉइंट वेयर ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर टू वीक टू कंटेन इट, तो जैसे ही ये आपका वीक हो जाएगा, है ना, ग्रेविटी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, उसको दूर धकेलते चले जाएंगे, वो दूर चला जाएगा, है ना, वो अपने पास उस चीज को रख नहीं पाएगा नॉर्मल चीज से, नॉर्मल बिल्कुल सेंस से इसको समझिएगा। इसके बाद कोरोना जो है आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है सन का, है ना, सन के जो एटमॉस्फेयर है वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाइंड प्लाज्मा, है ना, बाइंड प्लाज्मा लिखा गया, बिंड प्लाज्मा एंड प्रिवेंट टर्बुलेंट सोलर विंड्स फ्रॉम एस्केपिंग, सोलर फ्लेयर वगैरह भी बोलते हैं क्या, उसको बताइएगा, वो वही चीज यहां पर बता रहे हैं कि वह ये जो है आपका मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा को बांधते हैं, और जो भी आपकी सौर, है ना, सौर पवन बोला जाता है इसको, तो टर्बुलेंट अशांत जो आपकी सोलर विंड्स होती है उनको बाहर निकलने से आपका रोक लेता है ना। ये कोरोना के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। द पॉइंट वेयर सोलर मटेरियल एस्केप्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द एल्फेन क्रिटिकल सरफेस, ठीक है। तो जब वो पॉइंट पर वो रीच हो जाता है कि जहां पर सौर सामग्री गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय क्षेत्र से
जो है बच के बाहर निकलती है। जब इसका फोर्स कम होगा तभी तो वो उसको एस्केप कर जाएगी, वहां से छोड़ के बाहर निकल जाएगी, तो उसे ही अल्वेन महत्वपूर्ण सतह कहा जाता है। और ये इट मार्क्स द एंड ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर एंड द बिगिनिंग ऑफ द सोलर विंड। ये देख सकते हैं आप, एक जो है स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है। इसके बाद पार्कर सोलर प्रोब के बारे में बताया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया, नासा का स्पेस प्रोब है ये आपका, लॉन्च किया गया था 2018 में। ये एक तरीके का मिशन है जिसमें आउटर कोरोना जो है आपका, आउटर पार्ट जो सन का है कोरोना, उसके संदर्भ में ऑब्जर्वेशंस के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इन ऑर्डर टू अनलॉक द मिस्ट्रीज, जो भी सन के एटमॉस्फेयर के संदर्भ में जो मिस्ट्रीज है ना, जो रहस्य वगैरह है सूर्य के वातावरण के बारे में, उनको जो है जानने में ये आपकी हेल्प करेगा, इसलिए भेजा गया था। और पार्कर सोलर प्रोब जो है विल यूज वीनस ग्रेविटी ड्यूरिंग 7 फ्लाईबाइज ओवर नियरली 7 years टू ग्रेजुअली ब्रिंग इट्स ऑर्बिट क्लोजर टू द सन। ठीक है, तो शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके धीरे धीरे अपनी कक्षा को जो है सूर्य के वो करीब लाया। इस तरीके की फंक्शनिंग इसकी बनाई गई थी। पार्कर सोलर प्रोब जो है आपका पहला स्पेसक्राफ्ट है जो फ्लाई किया कहां पर, इनटू द लो सोलर कोरोना, है ना, लोअर जो उसका ऑर्बिट समझ लीजिए, जैसे सतह होती तो लो मीडियम हाई पढ़ते हैं ना आप, उसी तरीके से फ्लाई इनटू द स्लो जो आपका लो है ना, लो सोलर कोरोना। इट विल assess the structure and dynamics of the sun's coronal plasma and magnetic field। तो वही तो करेगा वो, सूर्य की कोरोनल प्लाज्मा, चुंबकीय क्षेत्र की संरचना, गतिशीलता, ऊर्जा प्रवाह, जो भी आपका सोलर का जो आपका सन का जो कोरोना वाला पार्ट है उसको वो क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, गर्म करता है, और फिर वहां सोलर प्रिंट को, जो सोलर विंड होती है आपकी, है ना, सोलर फ्लेयर भी बोला जाता है, तो उसको क्या करता है, मोबिलाइज करता है। ठीक है, मोबिलाइज करता है, कैटलाइज करता है, उसको प्रेरित करता है ना, impels the solar wind and the mechanism that accelerate energetic particles। तो वही चीजें लिखी गई हैं, ठीक है ना, नॉर्मल चीज है। तो इन्हीं सब का वो क्या करेगा, असेसमेंट करेगा पूरे मैकेनिज्म का। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन का जो उद्देश्य है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए मेंस के लिए, कि पहली चीज कि ट्रेस करना है फ्लो ऑफ एनर्जी दैट हीट्स द कोरोना एंड एक्सेलरेट्स द सोलर विंड। तो भैया कौन सोलर विंड को एक्सेलरेट कर रहा है, किस तरीके से कोरोना में जो हीट जनरेट हो रही है, वहां पर फ्लो ऑफ एनर्जी का सोर्स क्या है, तो ये सब चीजें जानने में जो है हमको ट्रेस करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज ये डिटरमाइन करने में जो स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स से आपका मैग्नेटिक फील्ड्स का एट द सोर्स ऑफ सोलर विंड, और फिर डिटरमाइन करने में कि किस तरीके का मैकेनिज्म जो है वहां पर कार्यरत है, जो एक्सेलरेट और ट्रांसपोर्ट कर रहा है एनर्जेटिक पार्टिकल्स को। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम, और साइंस एंड टेक के जो आपके जो भी टॉपिक्स होते हैं बिल्कुल कंटेक्चुअल होते हैं, इसमें बिल्कुल जो है हमको पॉइंट टू पॉइंट चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, ये रिलेटेड है आपका एमसीक्यू से। सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू है आज का, उसमें पूछा जा रहा है, यहाँ राजा चैत सिंह के बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि 1771 में जो महाराजा चैत सिंह थे, सक्सीडेड टू द थ्रोन्स ऑफ बनारस विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज। ठीक है ना, ये दौर आपको पता है, अब रेगुलेटिंग एक्ट आने वाला है। 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हो गई है ना, उसी का कंटिन्यूएशन। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि 2 साल बाद जो महाराजा है उनका ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर द डोमेन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ हेस्टिंग्स। ठीक है ना, तो हेस्टिंग्स के नियंत्रण में ईस्ट इंडिया कंपनी को उनका जो डोमेन है वो स्थानांतरित कर दिया गया महाराजा के द्वारा 2 साल बाद, 2 years लेटर। दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि व्हेन फेस्ड with the need for resources to fight the Mysore war against Hyder Ali, जो हेस्टिंग्स था, ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स है, pressed Maharaja Chat Singh to make additional revenue payments and supply troops in 1778 and 1779। ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक बात है, वहां पर दबाव डाला था उसने, है ना, अंग्रेजों ने। और अंग्रेज आए ही कितने थे, मुट्ठी भर थे, यहीं के लोग सपोर्ट कर रहे थे, तभी तो वो इतने दिन सस्टेन भी कर पाए। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कंटेक्चुअल पार्ट है आपका हिस्ट्री का, ठीक है ना, स्टेट पीसेस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ये SGTF जो टेस्ट किट है उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये स्टेटमेंट कि ये प्रॉक्सी टेस्ट, दिस प्रॉक्सी टेस्ट कैन बी यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ओमिक्रॉन। बहुत जरूरी है, ओमिक्रॉन के अर्ली डिटेक्शन के लिए आपका प्रॉक्सी टेस्ट है जिसका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये टेस्ट डिटेक्ट करेगा द एब्सेंस ऑफ द एस जीन which is an indicator of the presence of Omicron variant in a COVID positive patient। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है और इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसके बारे में जानना भी जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपका। तीसरा ये कि फॉर्मली औपचारिक रूप से इसको जो जाना जाता है एज द एस जीन टारगेट फेल्योर
टेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है, तीसरा भी जो स्टेटमेंट दिया गया यहां पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ट्रू हैं। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।